हेलो स्टूडेंट। आज आपके साथ फिर मैं एक बार हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज एक नए टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर हम लोग का है वर्क एनर्जी पावर। और हम लोग आज पहले टॉपिक के साथ है वर्क। इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि वर्क क्या है, कैसे हम लोग वर्क को कैलकुलेट करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क से। पहले वर्क को समझते हैं, क्योंकि डेली लाइफ के वर्क और ये जो हम लोग चैप्टर में वर्क पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके लिए मैंने यहाँ छोटा सा डेफिनेशन भी लिखा है और इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं हमारे डेली लाइफ के वर्क में और यहाँ जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। तो स्टूडेंट डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी हैज सम डिस्प्लेसमेंट देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। मतलब स्टूडेंट दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी हैज सम डिस्प्लेसमेंट, यानी दो चीजें मैंने सर्कल भी किया हुआ है कि फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी हैज सम डिस्प्लेसमेंट। यानी स्टूडेंट वर्क डन के लिए सबसे पहले तो बॉडी पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये कोई बॉडी है, इसका मास है 5 kg और हम यहां पे इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बॉडी पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए और फोर्स अप्लाई होने के साथ साथ बॉडी में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्टूडेंट ये दोनों चीजें हैं, मैं यहां पे फिर से पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, फर्स्ट फोर्स एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। अगर स्टूडेंट ये दोनों चीजें हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि वर्क हुआ, इट इज सेड दैट वर्क इज डन। और इन दोनों में से स्टूडेंट अगर कोई एक चीज नहीं है, एब्सेंट है, जैसे फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नो वर्क डन। फोर्स है बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, इट मींस नो वर्क डन। तो ये बात स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्क डन की बात होगी दो चीजों का होना जरूरी है, फर्स्ट फोर्स एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मान लीजिए मैं बैठ के घर में पढ़ता हूं, तो उसमें तो मैं बैठा हुआ हूं और पढ़ रहा हूं, तो क्या ये वर्क डन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप बैठे हैं, आप में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आप पे जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू हैव नो डिस्प्लेसमेंट, आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट यहां पे एक बात और ध्यान देना है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो एनर्जी जो वेस्ट होती है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप माइंड अप्लाई करते हैं, तो आपका माइंड वर्क कर रहा है, आपकी आई वर्क कर रही है। तो यहां पे जो हमारा बॉडी पार्ट्स है स्टूडेंट, तो बॉडी पार्ट्स जो वर्क कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, अगर हम कहीं पे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं तो हम पे कोई, मेरे बॉडी पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, बिकॉज बॉडी इज इन रेस्ट। लेकिन स्टूडेंट माइंड इज इन वर्किंग कंडीशन, योर आई इज इन वर्किंग कंडीशन, दैट्स व्हाई देयर इज वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो यहां पे आपका माइंड वर्किंग है, आई इज वर्किंग है, लेकिन ऑल ओवर बॉडी पे पूछे कि वर्क हुआ तो बोलेंगे नो, क्योंकि बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यही समझना है स्टूडेंट। एक कूली ऐसे सामान लेके खड़ा है, अब आपसे पूछ दे, सिर्फ खड़ा है सामान लेके ऐसे, कि भाई कूली वर्क डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान देना है, वो कूली उस सामान पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। जो कूली है वो सामान पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सामान को सिर्फ लेके खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन स्टूडेंट उस कूली के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए कूली सामान लिए लिए भी थक जाएगा। ऐसा नहीं समझना है कि कूली सामान लेके खड़ा है तो जो है वो थकेगा नहीं क्योंकि वर्क नहीं हो रहा है। उस कूली ने स्टूडेंट सामान पे कोई वर्क नहीं किया, लेकिन जो कूली के बॉडी पार्ट्स हैं वो तो वर्किंग कंडीशन में है,
तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो कूल ही थकेगा। इसीलिए हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, टीवी देखते देखते थक जाते हैं। टीवी भी स्टूडेंट हम लोग बैठ के देखते हैं, तो हमारे बॉडी पे कोई वर्क नहीं होता होगा, बिकॉज बॉडी इज इन रेस्ट। लेकिन जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं, तो उनके लिए तो एनर्जी चाहिए। तो वही बात है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग उन बॉडी पार्ट्स ये सब का वर्क डन नहीं देखते हैं, हम लोग यहाँ पे फिजिकल वर्क डन देखते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए स्टूडेंट? फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो आप वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे किसी बॉडी पे, और इनमें से कोई एक एब्सेंट है तो आप वर्क नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। और वर्क जीरो होने का एक तो कंडीशन हो गया स्टूडेंट कि अगर फोर्स जीरो है और डिस्प्लेसमेंट है तो भी वर्क जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है और फोर्स है तो भी वर्क जीरो होगा, दोनों एक साथ होना चाहिए। और एक जीरो होने का और कंडीशन है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आप पहले इतना ही जानेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है वर्क इज डिनोटेड बाय W, यानी वर्क को कैसे डिनोट करेंगे? W से। इसमें ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर कैपिटल W दें कि स्मॉल w दें, आप कैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SI यूनिट इज जूल। ये स्टूडेंट याद रखेंगे कि वर्क डन का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो जूल है, इसको न्यूटन मीटर भी लिखा जाता है। तो न्यूटन मीटर भी कहीं लिखा हुआ है तो ये भी इंटरनेशनल यूनिट है, जूल भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है। CGS यूनिट स्टूडेंट अर्ग, इसको आप डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, अर्ग ERG। और एक बहुत ही फेमस यूनिट चलता है वर्क डन के लिए, एनर्जी के लिए, कैलोरी। SI यूनिट तो जूल है, लेकिन ज्यादातर जगह आप देखेंगे कैलोरी का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ये बता दिया कि कैलोरी भी जो है वर्क डन की एक फेमस यूनिट है। तो जूल इंटरनेशनल, इसके बाद अर्ग, और एक फेमस यूनिट स्टूडेंट कैलोरी है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रोकिए। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क के बारे में, कि वर्क डन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके पहले भी मैंने एक डेफिनेशन लिखा था कि इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी हैज सम डिस्प्लेसमेंट, तो वो इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन था स्टूडेंट, वर्क डन का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। और ये जो है स्टूडेंट, ये इससे आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट? वर्क डन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बात पे ध्यान देना है स्टूडेंट, यानी अगर हम वर्क डन का एक फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। यानी जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, पहले तो ये देख लेंगे कि फोर्स कितना है और फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है। लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे स्टूडेंट? जो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये स्टूडेंट, इस पे फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए F, और स्टूडेंट इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है। या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, कोई एक में मानना है। तो मैं फोर्स को इधर मान लिया हूं स्टूडेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट है इधर। सपोज कर लेते हैं एंगल कितना बना हुआ है? थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे स्टूडेंट इस केस का वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? फोर्स तो F ले लेते हैं, 5 न्यूटन हो सकता है, 6 न्यूटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट S नहीं ले लूंगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो किसके डायरेक्शन में लेना है? फोर्स के डायरेक्शन में।
यानी डिस्प्लेसमेंट एस तो है, सही है, लेकिन वो इधर है स्टूडेंट, और मुझे जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो फोर्स के डायरेक्शन में लेना है। तो आपको इस एस का वैल्यू इधर निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम इधर का डिस्प्लेसमेंट एक्स सपोज कर लें, तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री से इंट्रोड्यूस्ड हैं, क्लास 9th में भी आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, तो आप देख रहे हैं कि ये इस थीटा के लिए स्टूडेंट मैं लिख देता हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो मुझे बेस और हाइपोटेनस चाहिए, तो cos थीटा स्टूडेंट होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है मेरा x और हाइपोटेनस है s, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट s cos थीटा हो जाएगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट के रूप में s नहीं लूंगा, s cos थीटा लूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा s cos थीटा। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर आप डिस्प्लेसमेंट s क्यों नहीं लिए, तो मैं बार बार यहां कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना है। डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के डायरेक्शन में दिया रहता s, तब तो हम s ले लेते, लेकिन क्वेश्चन में स्टूडेंट फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो फोर्स के डायरेक्शन में निकाला, और निकालने पर कितना आ गया s cos थीटा। तो ये वर्क डन का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। तो इसमें ध्यान रखना है, अब इतना आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया। आप ये फॉर्मूला याद रख लेंगे fs cos थीटा, जिसमें f याद रखेंगे फोर्स, s याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट और थीटा याद रखेंगे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ये तीन चीज मालूम कर लेना है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले में पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इफ डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है fs cos थीटा। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं, तो फोर्स हमारा 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर है, और थीटा क्या लेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान देंगे यहां दिया हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है और किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट इसमें देखिए फोर्स जिधर है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कितना एंगल लेना है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल ले लेंगे 0 डिग्री। और आप सभी को पता है 5 into 2 10 हो जाएगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू आप लोग सभी जानते हैं 1। तो वर्क डन हो जाएगा स्टूडेंट 10 जूल। यानी यहां पे जो मेरा क्वेश्चन था उसमें फोर्स था 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट था 2 मीटर, तो मैंने फोर्स के जगह 5 ले लिया, डिस्प्लेसमेंट के जगह 2 ले लिया। और थीटा क्यों 0 डिग्री लिए भाई, तो लिखा हुआ था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कहता कि नहीं फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री ले लेते, या कोई और एंगल देता तो वो ले लेते। यहां पर बोल दिया कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में, तो एंगल 0, 5 into 2 10, वेरी सिंपल, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 10 into 1 कितना हो गया 10 जूल। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं।